गुड मॉर्निंग। एसएचएम वाली सीआरई कर लिया आप लोगों ने सॉल्व? उसकी डिस्कशन वाला लेक्चर भी मैंने शेयर कर दिया था, कर लिया, देख लिया आपने? आई होप नहीं बचा होगा कुछ उसके अंदर। चलिए बढ़िया है। और हमारी ऑसिलेशंस वाली एक जो मैंने शीट दी, उसके कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है, वो हम करेंगे बाद में। और भी ऑसिलेशंस की प्रैक्टिस करेंगे, पहले सिलेबस फिनिश करते हैं, तो पहले वेव्स कंप्लीट करते हैं। स्ट्रिंग वेव्स आने वाला है हमारे सिलेबस में, तो लेट अस फोकस ऑन स्ट्रिंग वेव्स। सर आपने बीच में टेस्ट का पोर्शन कुछ बोला था, तो सिर्फ वेव्स और ऑसिलेशंस आएंगे या पूरा आएगा? पूरा आएगा, कंप्लीट सिलेबस आएगा। वेव्स के अंदर केवल स्ट्रिंग वेव्स आएगा, साउंड वेव्स नहीं आएगा। ओके सर। तो हम अभी पूरा पूरा फोकस स्ट्रिंग वेव्स को करेंगे। एसएचएम की और भी रिकॉर्डिंग्स में शेयर कर दूंगा। उस लेक्चर में जो मैंने दिया था उसमें टू बॉडी ऑसिलेशंस नहीं था क्या? सर वो कंपोजिशन ऑफ एसोसिएशन एकदम फर्स्ट वाले में होता है, जो मतलब हाँ, कोई एकदम बात पहले। नहीं। अभी अभी मेरी जो क्लासेस चल रही है ना, पैरेलल में एक और ग्रुप में चल रही है, उसमें मैं बेसिक से एसएचएम पढ़ा रहा हूँ। तो जो कोहिनूर वाला बैच है उसमें तो थोड़ा सा टिपिकल चलता है, लेकिन एक एलिमेंट्री क्लासेस चलती है मेरी, उसमें भी अच्छा कंटेंट रहता है, जिसके मैंने आपको पहले 3 लेक्चर शेयर भी किए थे। तो ये जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपके साथ लेक्चर शेयर करता जाऊंगा, आप देखते रहो उसको, ठीक है? हाँ सर। तो जैसे आज उसकी क्लास होगी, आज उसमें मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और टू बॉडी ऑसिलेशन भी उसके अंदर आ जाएगा, वो करवाऊंगा, तो वो आपके साथ लेक्चर शेयर कर दूंगा। टेस्ट दिया आपने कोई? तो फ्लूइड्स को देता। फ्लूइड्स का दिया था। जो जो टेस्ट देते जाओ उसका ग्रुप पे अपना रिजल्ट पोस्ट करते जाओ, मुझे पता चलता जाएगा किसने क्या अटेम्प्ट किया है। बाकियों को भी मोटिवेशन मिलेगी तुम्हें देख के यार। बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस हो गया क्या तुम्हारा फिनिश? सर मैथ्स का कल ही हुआ, थियरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए 2-3 क्लास में हो जाएंगे। अच्छा, मतलब मैथ्स का इस 27th वाले टेस्ट का सिलेबस हो गया फिनिश? हाँ। चलो बढ़िया। पब्लिक गायब है, क्या बात है, इतनी लेट क्यों आ रही है? हेलो सर, आप कुछ बोल रहे हो क्या? मैं पूछ रहा था इतनी लेट लेट क्यों आ रहे हैं लोग, कहाँ गायब हैं? अब पढ़ाना तो नहीं शुरू किया मैंने, वेट कर रहा हूँ। डिसेंट नंबर हो जाए क्लास में तो शुरू करूँ। कितने बच्चे हैं अपने बैच में? हेलो सर, जी बेटा। बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं कुछ सर पता नहीं, पिछले 2 मिनट से कुछ आवाज़ नहीं आई थी, आपने कुछ बोला क्या? नहीं बेटा, आई एम कीपिंग साइलेंट, आई एम वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू कम। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर, अभी आ रही है। ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू कम, नो नथिंग। कितने बच्चे हैं क्लास में अपनी? किसी को नहीं मालूम? 15? 11 आए हैं।
मानस आ गया है, हरित्र आ गया है, नवजनिका, हिमांशु, जयंत, प्रतिष्ठा दिख रही है, सृष्टि, सृजनी, गर्ल्स तो सारी दिखाई दे रही है। देखो अपने आसपास की सीट वाला कौन मिसिंग है, कॉल देम। नमो मिसिंग है, बुलाओ नमो को। और तुम देखो तुम्हारे आसपास वाला कौन मिसिंग है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम्हें अपने आसपास वाले बच्चों के नाम तो दिखते ही होंगे ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इससे ज़्यादा इंतज़ार करना एडवाइजेबल नहीं है बच्चों के लिए। ठीक है जी, आज हम वेव्स पढ़ेंगे। तो ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन में आपको वेव्स के बारे में दूंगा और वेव मोशन को डिस्क्राइब करना सीखेंगे हम। तो वेव्स का जब आप नाम सुनते हो तो क्या दिमाग में आता है? गुड वेव, सबसे पहले वेव्स से क्या आपके माइंड में पिक्चर बनती है? पानी के सरफेस पे वेव्स, रिपल्स, और कोई पिक्चर? और क्या माइंड में आता है? साउंड, ठीक है। तो जब किसी मीडियम में वेव्स प्रोपेगेट करती हैं, वेव्स ट्रेवल करती हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ट्रेवल करता है? क्या मीडियम के पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर? नहीं, सुमांशु ने बहुत अच्छा बोला, डिस्टरबेंसेस ट्रेवल करती हैं। डिस्टरबेंस मतलब कोई चीज नॉर्मल से हिल गई, क्या डिस्टर्ब हो रहा है? व्हाट इज दैट डिस्टरबेंस विच इज ट्रेवलिंग? क्या डिस्टर्ब हो गया मीडियम में जो ट्रेवल कर रहा है? लेट अस थिंक अबाउट, डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है, मतलब डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है मतलब क्या ट्रेवल करता है? डिस्टरबेंस मींस किस चीज में डिस्टरबेंस? एक अशांति फैल जाती है जो सब तरफ चलती है ना? प्रेशर, मीडियम, एनर्जी। स्क्रीन शेयर किया मैंने, दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर दिख। तो मैंने आपसे पूछा कि व्हेन वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम, तो व्हेन वेव्स ट्रेवल इन अ मीडियम, तो व्हाट इज दैट थिंग दैट चेंजेस पोजीशन? क्या चीज अपनी पोजीशन चेंज कर रही है? क्या मीडियम के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं क्या मीडियम के पार्टिकल्स? डू दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर? अगर ये पानी का सरफेस है, सपोज ये वाटर सरफेस है, जब इसमें कोई वेव नहीं थी, और जब इसमें एक वेव आपको प्रोपेगेट करती हुई दिखाई देती है, तो आपको इसमें ऐसे रिपल्स ट्रेवल करती हुई दिखाई देती हैं, तो क्या मीडियम में पानी इधर जा रहा है? डू यू हैव अ वाटर फ्लो? इज देयर अ फ्लो ऑफ वाटर इन दिस? नो, नो फ्लो ऑफ वाटर। फिर क्या ट्रेवल क्या कर रहा है, मतलब इस तरफ क्या जा रहा है, राइट की तरफ क्या जा रहा है? डिस्टरबेंस, एक वर्ड आप लोगों ने बोला, डिस्टरबेंस राइट साइड की तरफ जा रही है। तो डिस्टरबेंस राइट साइड की तरफ जा रही है मतलब क्या राइट साइड की तरफ जा रहा है? किस चीज में डिस्टरबेंस? डिस्टरबेंस मीन्स, डिस्टरबेंस मीन्स, अच्छा एक तो टर्म बोली एनर्जी,
ठीक है, तो एनर्जी जा रही है, कौन सी एनर्जी? कैन यू टेल मी कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? क्या मैं कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी जा रही है? क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी भी जाती दिखाई दे रही है? क्या आपको मोमेंटम जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ जी, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? बिल्कुल ठीक है, कंफर्मेशन आ गई। तो क्या आपको स्ट्रेस या स्ट्रेन ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे रहा है? एक लेमैन से पूछूं, छोटे बच्चे से, 9th 10th से जो पढ़ के आओ, उसको क्रेस्ट और ट्रफ आगे चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे? या फिर आपने शायद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ा होगा, जिसमें आप कंप्रेशंस या रेयरफेक्शंस के बारे में बात करते हैं, आगे ट्रेवल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात। जब हम वेव मोशन की बात करेंगे, तो हम एक मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एक मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंटम देखेंगे। ये तो होगी फिजिकल क्वांटिटीज जो फिजिक्स में जिन क्वांटिटी से डील करते हैं। और एपरेंटली मतलब मैं ज्योमेट्रिकली बोलूं, और मतलब सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं, तो जियोमेट्रिकली अपने को शेप्स प्रोपेगेट करते हुए दिखाई दे रही होंगी। इन शेप्स को मैं वेव फॉर्म बोलता हूं। तो जब मीडियम में वेव्स चल रही होती हैं, पानी के सरफेस पे रिपल्स चल रही होती हैं, तो अपेरेंटली आपको ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्मेशन दिखाई देती है, जो मीडियम में प्रोपेगेट करते हुए दिखाई देती है। तो बिल्कुल फिजिकली ऊपरी तौर पे देखा जाए, फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में नहीं सोचा जाए, केवल मीडियम की शेप के बारे में सोचा जाए, तो आपको एक तो शेप ट्रेवल करती हुई दिखाई देती है, तो आपको शेप की प्रोपेगेशन दिखाई देती है। और अगर हम उसके अंदर बारीकी से एनालाइज करेंगे, तो अपने को वहां पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर की फ्लक्चुएशन, ये सब ट्रेवल करते हुए दिखाई देंगी। तो मैं वेव के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो पार्ट्स में चीजों को डिवाइड करके बताऊंगा। पहले मैं आपको उन शेप्स को डिस्क्राइब करना सिखाऊंगा कि किस तरीके की शेप्स आपकी ट्रेवल कर रही हैं, एंड हाउ डू वी राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अ ट्रैवलिंग शेप। और फिर एक बार हम उस शेप को लिख लेंगे, देन आई विल डिस्क्राइब हाउ टू थिंक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी प्रोपेगेशन और द स्ट्रेस वेरिएशन और द स्ट्रेन वेरिएशन इन द मीडियम। तो दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपने जो 9th 10th क्लास में पढ़ा है, एक बार उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो ब्रीफ आइडिया, दो तरीके की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। एक मिनट होल्ड करना। तो ये जो मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये एक थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन है जो 9th 10th के बच्चों को बताई जाती है, तो वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता दे रहा हूँ। तो सर आप एक मैकेनिकल, मिनट थोड़ा ऊपर ले सकते हैं?
यहाँ पर हाँ कर लिए नोट? हाँ सर। ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स किनको बोलते हैं? तो ऐसी वेव्स विच रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. नॉन मैकेनिकल वेव्स डू नॉट require a material medium for their propagation. नॉन मैकेनिकल वेव्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. इसके अंदर जो डिस्टरबेंसेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंसेस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस में एग्जिस्ट कर सकती हैं. वी डोंट नीड पार्टिकल्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टू बी प्रेजेंट इन स्पेस. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंसेस होती हैं, तो देयरफॉर वी डोंट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम. मैकेनिकल वेव्स में वी रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम. मैकेनिकल वेव्स आपकी दो टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स. नॉन मैकेनिकल वेव्स केवल ट्रांसवर्स टाइप की होती हैं. मैकेनिकल वेव्स में बेसिकली जो हमारी डिस्टरबेंसेस हैं वो मीडियम पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट्स की फॉर्म में होती हैं. तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है मीडियम पार्टिकल्स की, वो हमारी एक डिस्टरबेंस को रिप्रेजेंट करती है, और ये डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है. जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, कभी क्रिकेट के स्टेडियम में आपने मैक्सिकन वेव बनाते हुए देखा हो ऑडियंस को. तो क्रिकेट के स्टेडियम में ऑडियंस बैठे होते हैं, तो जैसे ये ऑडियंस बैठे हुए हैं, तो ये सारे ऑडियंस हैं, तो आप देखते हैं कि एक बार ये सारे ऑडियंस ऊपर को उठते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं. फिर ये नीचे आ जाते हैं, इनके साथ वाले ऊपर उठ जाते हैं, देन दे कम बैक टू देयर पोजीशन एंड दिस सेट ऑफ ऑडियंस स्टैंड अप, देन दे गो डाउन एंड दिस सेट ऑफ ऑडियंस सेट अप. और आपको एक ऐसे पैटर्न आगे को ट्रेवल करता हुआ दिखाई देता है. देखा है ऐसा आपने? किसी ने नहीं देखा है? देखा है. तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट है. पहले ये लोग ऊपर को डिस्प्लेस हुए, फिर वापस नीचे आ गए. फिर ये वाले लोग ऊपर को डिस्प्लेस हुए, फिर वापस नीचे आ गए. फिर ये वाले ऊपर को डिस्प्लेस हुए, वापस नीचे आ गए. फिर ये वाले ऊपर को डिस्प्लेस हुए, वापस नीचे आ गए. तो एक डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैं डिस्टरबेंस बोल रहा हूँ, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करती है. जबकि यहाँ पे एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट करता है. पहले एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल से ज्यादा हो गई, फिर वो वापस हो जाती है. फिर उसके नेक्स्ट प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, फिर वापस आ जाती है. फिर उससे नेक्स्ट प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है और वापस आ जाती है. तो एक डिस्टरबेंस इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करता है. इसके बारे में हम 12th क्लास में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल इतना बहुत है इसके बारे में जानना. मैकेनिकल वेव्स में जो एनर्जी है हमारी जो ट्रेवल करती है, दिस इज बेसिकली द मैकेनिकल एनर्जी. और मैकेनिकल में वी नो दैट इट इज द काइनेटिक एनर्जी और द पोटेंशियल एनर्जी जो ट्रेवल करती है. यहाँ पे जो एनर्जी है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ एनर्जी कैरी करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी अपने साथ एनर्जी कैरी करती है, तो वो वाली एनर्जी प्रोपेगेट करती है. The speed of electromagnetic wave
in vacuum is 1 by square root of mu naught epsilon naught. This is the absolute permeability of the medium. ये मैग्नेटिक बिहेवियर पे डिपेंड करती है मीडियम के, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ये इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पे डिपेंड करती है. तो अगर आपने कभी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ाओ म्यू नॉट आई बाय 2r, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ाओ, कूलम्स लॉ पढ़ाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, तो शायद आपने ये दोनों टर्म सुनी होंगी, नहीं तो 12th क्लास में आएंगी. इनकी जो वेलोसिटी होती है वो जनरल फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ स्ट्रेस ओवर डेंसिटी जैसा होता है. स्ट्रेस आप जानते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप पढ़ चुके हैं, डेंसिटी यू नो. तो इसका जनरल फॉर्मूला कुछ स्ट्रेस ओवर डेंसिटी जैसा होता है, या फिर इनफैक्ट नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेस, इट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी जैसा हमारे पास फॉर्मूला आता है. मैकेनिकल वेव्स जो ट्रांसवर्स होती है, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स में वेव्स अगर ऐसे प्रोपेगेट कर रही हैं तो मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं. और अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करूं तो इसमें वेव्स ऐसे ट्रेवल कर रही हैं और मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ ट्रेवल कर रहे हैं. अब ध्यान से समझना, जब वेव राइट साइड की तरफ जा रही है और मीडियम पार्टिकल्स अप एंड डाउन जा रहे हैं तो देयर इज अ डिफॉर्मेशन इन शेप. जब पानी के सरफेस पे रिपल्स बनती हैं तो पानी का सरफेस डिफॉर्म हो जाता है, वो फ्लैट नहीं रहता, उसमें हिल्स और वैलीज बन जाती हैं. लेकिन जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रेवल करती हैं तो देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन शेप, केवल कंप्रेशंस या रेयरफेक्शंस होते हैं. तो मीडियम कहीं पे कंप्रेस हो जाता है, कहीं पे रेरिफाई हो जाता है. तो जहां पे डिफॉर्मेशन इन शेप आती है वहां पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इन्वॉल्व होता है. नोट करते जाएंगे जल्दी जल्दी, एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन है, मेमोराइज करने के काम आएगी. और जहां पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आते हैं वहां पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्वॉल्व होता है. तो किसी भी मीडियम में ट्रांसवर्स वेव्स तभी एग्जिस्ट करेंगी जब उसके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा. गैसेस लैक रिजिडिटी, गैसेस के पास कोई रिजिडिटी ऑफ शेप नहीं होती, इसलिए ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स उसके अंदर सेटअप नहीं की जा सकती. क्योंकि गैसेस में रिजिडिटी ऑफ शेप नहीं होती, इसलिए इसमें ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स सेटअप नहीं की जा सकती. लिक्विड्स में ड्यू टू सरफेस टेंशन सरफेस के पास एक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है और वो अपनी शेप को मेंटेन करना चाहता है, तो इसलिए लिक्विड्स के सरफेस पर आपको ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स दिखेंगी. जैसे पानी के सरफेस पे जो वेव्स बनती हैं उनको ग्रेविटी वेव्स और सरफेस टेंशन वेव्स भी बोलते हैं. ग्रेविटी की वजह से लिक्विड का सरफेस फ्लैट रहना चाहता है और सरफेस टेंशन की वजह से वो अपना एक सरफेस मेंटेन करके रखता, तो उनको ग्रेविटी वेव्स बोलते हैं यूजुअली. तो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स can be set up on their surface but not inside them. और ये लिक्विड्स में क्या बोला समझा नहीं, एक और बता सकते हैं? लिक्विड्स की सरफेस टेंशन की वजह से अपने सरफेस को मेंटेन करने की टेंडेंसी होती है. सरफेस के पास एक टेंडेंसी होती है अपने आप को मेंटेन करने की, प्लस द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. इसकी वजह से लिक्विड के सरफेस के अंदर एक अपनी शेप को रिस्टोर करने की टेंडेंसी है, और अगर उसके पास अपनी शेप को रिस्टोर करने की टेंडेंसी है तो उसमें हम ट्रांसवर्स वेव मोशन सेटअप कर सकते हैं. हाँ सर समझ गए.
तो गैसेस में ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स बिल्कुल नहीं हो सकती, लिक्विड्स के अंदर सरफेस पे ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव हो सकती है। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स के लिए बल्क मॉडुलस इन्वॉल्व होता है, उसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस हो रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स में बल्क मॉडुलस इन्वॉल्व होता है और वो तीनों ही स्टेट्स के पास होता है, इसलिए दे कैन बी सेट अप इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है, तो वो कहीं से भी पास कर सकते हैं, दे कैन क्रॉस थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस और इन फ्री स्पेस एज वेल। नोट किया यहां तक? कुछ ऊपर देखने वाला है? स्क्रॉल करूं? ठीक है, ये मैंने एक मिनट, ये वाला पार्ट चाहिए। बस। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो ठीक है, ये थ्योरेटिकल सी बातें हो गई। मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली अब मैथमेटिक्स पर लेकर आऊंगा, और इसका मैथमेटिक्स डिस्क्राइब करने के लिए हम बिगिनिंग में ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारी जो फिलहाल स्टडी है वो प्योरली ट्रांसवर्स वेव मोशन के ऊपर रहेगी, और यूजुअली हम स्ट्रिंग्स के अंदर ट्रेवल करने वाली वेव्स की बात करेंगे। तो हम देखेंगे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव मोशन हो रहा है, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं प्योरली मैथमेटिकल चीजों की टर्म्स में बात करूंगा। तो अपेरेंटली अपने को शेप्स ट्रेवल करती हुई दिखाई देती हैं, तो मैं पहले आपको उस वेव फॉर्म जो बनती है जब कोई ट्रांसवर्स वेव किसी स्ट्रिंग में ट्रेवल करती है, तो जो वेव फॉर्म बनती है, पहले तो उस वेव फॉर्म की मैं आपको एक मैथमेटिकल मॉडल बना के दिखाऊंगा कि कैसे आप मैथमेटिकली एक वेव फॉर्म को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फिर हम उसके अंदर इन्वॉल्व फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, मतलब मीडियम के पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट्स, काइनेटिक एनर्जी एटसेट्रा, इसके बारे में बात करेंगे। तो वेव फॉर्म का मैथमेटिकल मॉडल समझने के लिए आप एक फिजिकल सिचुएशन लें। सपोज ये पानी का सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, और जब पानी में कोई रिपल नहीं थी तो ये सरफेस फ्लैट था। मैं इस सरफेस ऑफ वाटर को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, और यहाँ पे रेंडमली एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, मैं इसको ओरिजिन बोल देता हूँ। और अभी इसके सरफेस पे जितने पार्टिकल्स हैं, सबका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है। फिलहाल y इज 0 फॉर
ऑल एक्स, मतलब सभी के सभी पार्टिकल अपनी अपनी नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पड़े हुए पानी के सरफेस पे। अगर इसमें कोई वेव ट्रेवल करना शुरू कर देती है, तो सपोज इसमें कोई वेव ट्रेवल करना शुरू कर देती है, ऐसे एक रिपल आपको इसमें प्रोपेगेट करते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर एक रिपल इस पानी के सरफेस से आपको पास करती हुई दिखाई दे रही है, तो while दिस रिपल इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस, आप देखेंगे कि कुछ मीडियम के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से ऊपर को डिस्प्लेस हो गए हैं और कुछ मीडियम के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से नीचे को डिस्प्लेस हो गए हैं। तो मैं रेंडमली यहां से x डिस्टेंस पे यहां से x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल लूं, ये पार्टिकल पॉइंट P पे, तो जब कोई रिपल इस पानी के सरफेस में से पास कर कर नहीं जा रही थी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x,0, मतलब इसका y 0 था और x कोऑर्डिनेट इसका x था। लेकिन जब इसमें से रिपल पास करके जा रही है, तो किसी टाइम t पर ये पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर को डिस्प्लेस होके यहां पर आ गया है, और किसी टाइम t पर इस पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट x, y हो गए हैं। ठीक है, नाउ y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल p whose x coordinate is x at any time t। तो y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पार्टिकल p जो कि x = x पर लोकेटेड था, उसकी डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर की तरफ किसी टाइम t पर। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। y इज ऑब्वियसली अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिफरेंट टाइम पे आपको y की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, एग्री करते हैं। अगर ये रिपल इसमें से ट्रेवल करती हुई जा रही है, तो ये पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा होगा, और अगर ये अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ बदल रहा होगा। सो y इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अपार्ट फ्रॉम दैट, जरा ध्यान से सोचें, एक गिवन टाइम इंस्टेंट पे अगर मैं डिफरेंट पार्टिकल्स के y निकालूं, तो क्या सबके सेम आएंगे? एक गिवन टाइम इंस्टेंट पे अगर मैं डिफरेंट पार्टिकल्स के y कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करूं, तो क्या वो सेम आएंगे? नहीं आएंगे। तो y आपका x और t दोनों पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर आप x को फ्रीज कर लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप x को फ्रीज कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? इफ यू फ्रीज x, that means you are investigating the up and down motion of a specific particle। y टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, ठीक है। तो आपने x को फ्रीज कर लिया, तो y अब आपका एक गिवन पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, तो y आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ गिवन पार्टिकल एट टाइम t। अगर आप y को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपको देगा वेलोसिटी ऑफ अ गिवन पार्टिकल एट टाइम t। मैंने यहाँ पे ये जो डेल बाय डेल टी बनाया, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। सुनी होगी ये टर्म आपने। तो वाई आई एम यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि वाई एक्स और टी दोनों के साथ वेरी कर सकता है, तो कीपिंग एक्स कांस्टेंट मैं वाई की टाइम के साथ वेरिएशन डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो डेल वाई बाय डेल टी, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं नीचे, यूजली मतलब फिजिक्स में इतना ध्यान नहीं देते, बट जो प्रॉपर मैथ्स वाले लोग हैं ऐसे लिखते हैं डेल वाई बाय डेल टी, और नीचे लिख लिया एक्स। इसका मतलब एट कांस्टेंट एक्स, इसका मतलब है कि वो पार्टिकल जो एक्स पर लोकेटेड था, उसकी किसी टाइम पर वेलोसिटी कितनी है। तो डेल वाई बाय डेल टी इज दी वेलोसिटी ऑफ गिवन पार्टिकल एट टाइम टी। अगर इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज दी
velocity of a given, sorry, it is the acceleration of a given particle at time t। तो अगर मेरे पास ऐसा एक फंक्शन है, अगर ऐसा एक फंक्शन है, तो उससे जब मैं डेल वाई बाई डेल टी निकालूंगा तो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी मिलेगी, और डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर निकालूंगा तो किसी पार्टिकल की एक्सेलरेशन मिलेगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नोट किया? तो इस वेव फॉर्म को दोबारा से देखते हैं। तो ये जो रेड वाला मैंने ग्राफ बनाया, इसको मैं बोलता हूं वेव फॉर्म। अब ये वेव फॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान से समझते हैं ये वेव फॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन पे वाई एक्सिस, और ये जो वेव फॉर्म है ये बेसिकली एक कर्व है दैट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय सम फंक्शन, और फंक्शन तो एक्स और टी दोनों का होगा, लेकिन इसमें टी एक कांस्टेंट पैरामीटर है अगर मैं किसी टाइम टी पर स्नैपशॉट बना रहा हूं तो। आपको मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? ये जो रेड कलर की लाइन मैंने बनाई है, ये कैसे बनी? कुछ पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से ऊपर को चले गए, कुछ पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से नीचे को डिस्प्लेस हो गए, और उन डिस्प्लेस्ड पार्टिकल्स को मैंने एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दिया, तो वो मेरी वेव फॉर्म बन गई। तो ये वेव फॉर्म बेसिकली एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कुछ भी कर्व है, एक y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ये एट एनी टाइम टी। अब जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशंस चेंज करते जाएंगे, और इस कर्व की शेप एंड पोजीशन बदलती चली जाएगी। तो वो जो आपको रिपल ट्रेवल करते हुए दिखाई दे रही है, तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदलती जाएगी, तो इस कर्व की शेप और लोकेशन बदलती चली जाएगी। ये बात समझ में आई आपको? अब जरा मैं आपको इसको एनिमेट करके दिखाता हूँ। इसको एनिमेट कर सकते हैं हम, एक फंक्शन ग्राफर की हेल्प लेते हैं, तो डेस्मोस की हेल्प से हम जरा इसको एक बार एनिमेट करके चला के देखते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी, स्क्रीन पे आपको ये फंक्शन ग्राफर विजिबल है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, ध्यान से देखना। कुछ भी कर्व बना लेते हैं, साइन कर्व बना लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए। तो 2 साइन, मैं यहाँ पे एक कर्व बना रहा हूँ एक्स और टी में, और कैसे कर्व बना रहा हूँ, चलो मैं पहले साइन पे नहीं चलता, मैं सिंपल बनाता हूँ। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर बना लूं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा कर्व हो गया, और ये इस कर्व की लोकेशन है। इसमें अभी मैंने टाइम नहीं डाला। अब ध्यान से देखना जरा, अगर मैं यहाँ पे x माइनस टी स्क्वायर बना दूं और एक स्लाइडर डाल देता हूँ t, और फिलहाल इस t को मैं 0 पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना के दिखाया था, फिर मैंने y इज इक्वल टू एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर बना लिया, और t को मैंने 0 सेट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, मैं इस t को ग्रो करूंगा, तो मतलब टाइम चेंज करेगा, और टाइम चेंज करने से क्या होगा, ये कर्व आगे को चल रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है अगर पीछे हो रहा है तो पीछे को चल रहा है। मैं आपको साइन कर्व बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ 2 साइन, और यहाँ पे ले लेता हूँ 0.2 पाई एक्स, ये तो साइन कर्व हो गया, माइनस मैं ले लेता हूँ 0.2 पाई टी, और अब t को मैं 0 से लेकर चलता हूँ 30 तक,
और स्टेप्स देता हूँ 0.1 सेकेंड का और प्ले कर देता हूँ। ये राइट साइड की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है पल्स आपको, फिर वापस लेफ्ट साइड की तरफ दोबारा से, जरा जीरो से चलेगी, ये चली, ये राइट साइड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको। लग रहा है वेव फॉर्म ट्रेवल कर रही है, ऐसे ही होता है ना पानी के सरफेस पे जब रिपल्स ट्रेवल करती हैं। थोड़ा सा स्लो कर दिया मैंने, एक बार इसको दोबारा से चला देते हैं जीरो से, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे अब। तो ये एक साइन कर्व राइट साइड की तरफ आपको ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे रहा है। नो, मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट क्या करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी कर्व की इक्वेशन लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस टी स्क्वायर्ड, और इस पे टी पे मैं स्लाइडर लगा देता हूँ, और इसको केवल एक डायरेक्शन में चलाएंगे हम धीरे धीरे करके, और इसको प्ले कर देते हैं। तो ये कर्व आपका राइट साइड की तरफ चलना शुरू हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको पॉज करके इसको प्लस कर देता हूँ और अब करता हूँ, तो ये कर्व लेफ्ट साइड की तरफ चलना शुरू हो गया। अब मैंने जैसे ही पॉज किया, देखो मैंने पॉज कर दिया, पॉज करने का मतलब मैंने टाइम फ्रीज कर दिया। अब जरा आप ध्यान से समझेंगे, एक बार जब आपने टाइम फ्रीज कर दिया, तो अब आपने बेसिकली वेव की, चलती वेव की स्नैपशॉट खींच ली, आपने फोटोग्राफ क्लिक कर ली। तो जैसी फोटोग्राफ क्लिक कर ली, टाइम फ्रीज हो गया। अब टाइम फ्रीज होने के बाद ये जो आपको ग्राफ सामने दिखाई दे रहा है, ये जो ग्राफ आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये वाला पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पे दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्टिकल ऊपर गया हुआ, ये वाला और ऊपर गया हुआ, ये वाला और ऊपर गया हुआ, ये वाला और ऊपर गया हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स अपनी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हैं। तो बेसिकली अब ये किसी भी x के लिए उसका y है, तो अगर मैं इसको x कॉमा y ले रहा हूं एट टाइम t, तो अब आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है x कॉमा y एट टाइम t। तो किसी भी x पे रखे हुए पार्टिकल की y डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम t पर। ठीक है, मैं वापस आता हूँ ओरिजिनल चीज के ऊपर जहां पे मैं लिख रहा था। So a traveling waveform is basically a curve of the form y is equal to f of x, which is changing position. अब मैं वो एनिमेशन को भूल के बेसिक मैथमेटिक्स से दोबारा से समझाता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करो, तो आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब आप ड्रॉ करेंगे, तो आप ऐसा एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बोलूं कि यार y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ड्रॉ करो, तो कहाँ होगा ये पैराबोला? इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा, पहले वाले पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 था, इसका वर्टेक्स 1 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो कर्व है ये आपका यहाँ पर आएगा और ये 1 0 होगा। अगर मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर ड्रॉ करो, तो क्या करेंगे?
तो 2,0 पे ड्रॉ करेंगे। तो मैंने उस फंक्शन ग्राफर को क्या बोला था अभी, वो जो डेसिमस था मैंने उसको क्या बोला था, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर ड्रॉ करो और t को इंक्रीज करते जाओ कंटिन्यूसली। तो उसने क्या किया था, पहले कर्व यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, और आपको एक चलता हुआ कर्व दिखाई देने लग गया। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है फिक्स्ड इन स्पेस, और अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं x माइनस टी से, सो व्हाट डू आई ऑब्टेन, व्हाट डू आई ऑब्टेन, अ कर्व मूविंग continuously in positive x direction, और अगर मैं x प्लस टी कर दूंगा तो क्या होगा, क्या मिलेगा, I will obtain a curve moving continuously in negative x direction। अगर मैं इस कर्व को ध्यान से देखूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस टी, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये कर्व ऐसा होगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये कर्व ऐसा होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये कर्व ऐसा होगा। तो हर 1 सेकेंड में एक यूनिट राइट को शिफ्ट हो जा रहा, हर 1 सेकेंड में ये 1 यूनिट राइट को शिफ्ट हो जा रहा। तो इफ आई राइट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2t, what happens, how much will it shift in 1 second, 2 units। So if I write y is equal to f of x minus vt, then this curve travels along positive x direction with a speed v। क्यों भाई, and if I write y is equal to f of x plus vt, I obtain a curve that travels along negative x direction with speed v। क्लियर है। तो जब भी अपने को कोई ट्रैवलिंग कर्व लिखना है तो वी विल राइट एन इक्वेशन लाइक दिस। तो जब हम वेव फॉर्म्स को ट्रेवल करवाना चाहेंगे, तो शेप्स को ट्रेवल करवाना चाहेंगे, तो कुछ ऐसी इक्वेशंस की हेल्प हम ले सकते हैं। ठीक है, नोट किया यहां तक। हाँ जी, नोट कर लें। ऊपर कुछ स्क्रॉल करने वाला है क्या, एक बार देख लो, मैंने ऊपर ये लिखा था, ये नोट किया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलें आगे।
ठीक है, अब ये जो आपके पास y है एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस वी टी, ये आपका एक ट्रैवलिंग कर्व है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे सपोज ये लिखता हूँ मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी, तो अगर मैं डेल y बाय डेल टी निकालता हूं और डेल y बाय डेल x निकालता हूं, क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी? क्या डिफरेंस आएगा दोनों में? सर वैल्यू सेम आने का क्या मतलब हुआ? वो तो अलग चीज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिर। हाँ, लेकिन x और t में लीनियर फंक्शन है ना, एक ही जैसा, जैसा x है वैसा ही t है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स सर प्लस वो v टी टाइम्स होल हो जाएगा। स्क्वायर्ड है। आप डेल वाई बाय डेल एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, t को कांस्टेंट मानेंगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस टी आएगा। लेकिन डेल वाई बाय डेल टी निकालेंगे तो ये भी ट्वाइस ऑफ x प्लस टी आएगा। हाँ सर। लेकिन अगर आप ट्वाइस ऑफ x माइनस थ्री टी और साथ में एक माइनस थ्री और है ना, ठीक है। तो डेल वाई बाय डेल टी और डेल वाई बाय डेल एक्स में एक माइनस वी का फर्क आएगा अगर y एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी है तो। बोलो। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूं आपको मैं। तो सपोज एक रिपल पानी के सरफेस पे ऐसे जा रही है, तो अगर रिपल राइट साइड की तरफ जा रही है तो मीडियम पार्टिकल्स तो अप एंड डाउन जा रहे होंगे ना। मुझे ये बताओ, ये वाला जो पार्टिकल है ए, इस पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? कैसे कह सकते हैं अगर आरित्र की ऊपर की तरफ है? हाँ जी आरित्र, जस्टिफाई योरसेल्फ। सर सॉरी नीचे होगा ना, क्योंकि dy बाई dt पॉजिटिव है, v नेगेटिव तो है। अगर मैं एक स्मॉल टाइम इंस्टेंट के बाद इस वेव की पिक्चर दोबारा से बनाऊं तो ये कर्व राइट को शिफ्ट हो गया होगा। तो ये पॉइंट ए जो पहले यहां था अब यहां पहुंच गया कि नहीं? तो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो इट्स वेलोसिटी इज अप, वाई इंक्रीज कर रहा है इसका। और अब जरा इसको मैथमेटिकली देखते हैं, अगर रिपल राइट साइड की तरफ जा रही है तो ये जो फंक्शन होगा ये x माइनस वी टी जैसा होगा, और इसके लिए डेल वाई बाई डेल टी की वैल्यू माइनस वी टाइम्स डेल वाई बाई डेल एक्स होगी। व्हाट इज डेल वाई बाई डेल एक्स? दिस इज द स्लोप ऑफ द वेव फॉर्म। क्यों भाई? डेल वाई बाई डेल एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द वेव फॉर्म। और यहाँ पे जहां पर पॉइंट ए है वहां पे वेव फॉर्म की स्लोप कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव लग रहा है ना, स्लोप नेगेटिव है। तो अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है तो डेल वाई बाई डेल टी पॉजिटिव आएगा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। तो ये जो रिलेशनशिप है मेरे पास, ये पार्टिकल की वेलोसिटी को स्लोप ऑफ द वेव फॉर्म से रिलेट करती है। वहां से केवल क्वालिटेटिवली पता चल रहा था ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और ये प्रॉपर मैथमेटिकली आपको रिजल्ट दे रही है। तो स्लोप ऑफ द
वेवफॉर्म और पार्टिकल वेलोसिटी को रिलेट करती है एक दूसरे से। ठीक, ये वाली वेलोसिटी कौन सी है? ये पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, ये किस चीज की वेलोसिटी है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर्म इटसेल्फ। वो जो क्रेस्ट और ट्रफ राइट साइड की तरफ प्रोपेगेट कर रहे हैं वो किस रेट से जा रहे हैं। तो ये जो v जिसको हम वेव वेलोसिटी बोलते हैं, आपने हमेशा से सुना होगा साउंड की वेलोसिटी इतनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेलोसिटी इतनी है। तो वो जो वेव की वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर्म होती है। तो इन दिस एक्सप्रेशन y is equal to f of x minus vt, v is the वेव वेलोसिटी, इसको यूजुअली वेव वेलोसिटी बोल देते हैं। तो वेव वेलोसिटी से मतलब है वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर्म। ठीक, कोई डाउट? नोट कर लिया यहां तक सब? ठीक है, तो पार्टिकल वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ द वेव फॉर्म ये हमने रिलेट किए। और पार्टिकल वेलोसिटी इज del y by del t, while the slope of the waveform is del y by del x. For the wave f of x minus vt means जो कि rightward जा रही है, उसके लिए particle velocity is minus v times the slope of the waveform. और अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन लिखूं y equals f of x plus vt, तो उसके लिए पार्टिकल वेलोसिटी विल बी प्लस v टाइम्स डेल वाई बाय डेल एक्स। इसमें नेगेटिव स्लोप पे रखे हुए पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे और इसमें पॉजिटिव स्लोप पे रखे हुए पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे। अगर वेव ऐसी है और इधर जा रही है तो ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा और ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। और अगर वेव ऐसी है और ये इधर जा रही है तो ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा और ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे, नोट कर लिया? ठीक है, पार्टिकल एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो अगर y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी है तो डेल वाई बाय डेल टी is the velocity of any specific particle and acceleration of the same particle would be del square y by del t square. और del y by del t को मैं माइनस v टाइम्स del y by del x लिख सकता हूँ।
और डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, डेल वाई बाय डेल टी लिखूंगा, तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस वी टी इंटू डेल बाय डेल टी ऑफ एक्स माइनस वी टी, दैट इज माइनस वी टाइम्स एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस वी टी आएगा। और अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये वी स्क्वायर्ड टाइम्स एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस वी टी आएगा। और क्या मैं इसको डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? बोलो। So del square y by del square will be v square times del square y by del x square। और अब जरा आप दूसरी वाली जो वेव इक्वेशन थी y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी, इससे अगर डेल वाई बाय डेल टी निकालते हैं तो वो प्लस वी टाइम्स डेल वाई बाय डेल एक्स आता है। और डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर विल ऑल्सो बी प्लस वी स्क्वायर टाइम्स डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये दोनों ही वेव फॉर्म के लिए सेम आती है, चाहे x प्लस वी टी हो चाहे x माइनस वी टी हो। तो दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वेव फंक्शंस, चाहे वो प्लस वी टी वाले हों या माइनस वी टी वाले हों। So this differential equation is satisfied by all wave functions। इसको देखकर कुछ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जैसा याद आ रहा है क्या? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी साई अगर डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर को सेटिस्फाई करती है, तो हम बोलते हैं साई इज अ वेव फंक्शन। मतलब वो वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। इन केस ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, in case of traveling waves on a string, this psi represents the displacement of the string particles from their mean position. In case of electrons or the matter waves, this psi represents the probability of finding a particle at any point in space। मैं बहुत ज़्यादा मतलब श्रोडिंजर के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैटर वेव्स में मेरा डोमेन लिमिटेड है बहुत ही, बट आपको एक आइडिया देने के लिए कि इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास साई, जो कि टाइम के साथ और पोजीशन के साथ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, देन दैट क्वांटिटी साई स्पेस में एक वेव फंक्शन की तरह है जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। ये साई डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ये साई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, ये साई एनर्जी हो सकती है, ये मीडियम में प्रेशर हो सकता है, या मैटर वेव्स के केस में ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं ना एसएचएम में कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड एक्स, ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस की। सिमिलरली इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ वेव। कोई भी फंक्शन अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एक वेव फंक्शन कहलाता है। नोट किया यहां तक? चलें आगे।
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जैसे मैं कुछ भी आर्बिट्ररी फंक्शन लिख लेता हूं x प्लस या माइनस वी टी, तो पक्की बात है कि ये सेटिस्फाई करने वाला है डी स्क्वायर, सॉरी, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल्स वी स्क्वायर टाइम्स डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी रैंडम फंक्शन ले लूंगा तो वो प्रैक्टिकली वेव को रिप्रेजेंट कर पाएगा। सो देयर आर सम अदर limitations on this for it to be practically able to represent a wave, मतलब प्रैक्टिकली या रियलिस्टिकली। तो रियलिस्टिक पिक्चर तभी बनेगी जब ये फंक्शन सेंसिबल होगा। सेंसिबल से मेरा क्या मतलब है, जैसे मैंने ये वाला वेव फंक्शन बनाया था तो ये बहुत ही बेहुदा वेव फंक्शन था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसी वेव रियल लाइफ में किसी स्ट्रिंग पे थोड़ा ट्रेवल करते हुए मिलेगी आपको। आपको तो ऐसी वेव्स मिलेंगी ना यार, आपको जो फंक्शंस मिलेंगे या वेव्स मिलेंगी तो या तो वो शॉर्ट पल्सेस होंगी। तो शॉर्ट पल्सेस होंगी, जैसे एक रोप को आपने एक एंड पे फिक्स कर दूसरे एंड से एक जर्क दे दिया, तो जब आप एक जर्क देते हैं तो एक ऐसी हिल क्रिएट हो जाती है जो कि आपको आगे की तरफ ट्रेवल करते हुए दिखाई देती है। तो ये सेंसिबल है। क्या गड़बड़ है, मतलब फर्स्ट वाला क्यों अच्छा नहीं लग रहा और सेकंड वाला क्यों अच्छा लग रहा है? मतलब सेकंड वाला प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, फर्स्ट वाला क्यों नहीं पॉसिबल है? क्या बुरा लग रहा है फर्स्ट वाले में आपको? नहीं, we are not talking about SHM. Let us not think about SHM. It is not always necessary to have SHM in waves. हाँ, ये जयंत ने अच्छी स्टेटमेंट दी है, पार्टिकल्स कैन गो अप टू इन्फिनिटी। मतलब इसके अंदर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले केस में देयर इज नो अपर लिमिट, पार्टिकल्स कैन गो अप टू इन्फिनिटी। ऐसा होता है क्या, मतलब एक रोप में आप वेव करोगे तो पार्टिकल्स इन्फिनिटी तक जाके वापस थोड़ा आने वाले हैं, तो इट इज नॉट रियलिस्टिक। इसमें अच्छा लग रहा है ना सेकंड वाले में, सभी पार्टिकल्स एक लिमिट तक जाके वापस आ रहे हैं, एंड दैट लिमिट इज वाई नॉट, जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, y0। तो जब ये रिपल ट्रेवल करेगी किसी रोप के अंदर या पानी के सरफेस पे, तो सभी पार्टिकल्स ऊपर तक उठेंगे, y0 तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे। सो इसका मतलब फॉर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस और प्लस वी टी टू बी अ सेंसिबल वेव फंक्शन, सेंसिबल मतलब रियलिस्टिक, its range should be finite, है ना? इसकी रेंज ऐसी आनी चाहिए कि y इस लाइन से इस रेंज के बीच में लाई करता है, ऐसे -1 से 1 के बीच में लाई करता है, या 0 से y0 के बीच में लाई करता है, ऐसा, एंड कंटिन्यूस एज वेल। मतलब इसकी रेंज ऐसी आनी चाहिए जैसे रेंज बिलोंग्स टू द इंटरवल -1, 1 और रेंज बिलोंग्स टू द इंटरवल 0, 1, समथिंग लाइक दिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी रेंज है 0, 2 एक्सेप्ट 1। मतलब y 0 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है लेकिन y 1 नहीं हो सकता। मतलब मीडियम पार्टिकल 0 से 2 के बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं लेकिन बीच में 1 नहीं ले सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर वो 0 से 2 तक जाएंगे तो 1 को भी क्रॉस करके ही जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो बीच में से एक पॉइंट को स्किप कर जाएंगे। सो ये वाली ऐसी अगर रेंज आ रही होगी किसी की तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो दिस इज नॉट अलाउड। This one is okay and this one is okay. So range should be finite and continuous. Is there any comment about domain? डोमेन के ऊपर कोई लिमिटेशन होनी चाहिए क्या? आई थिंक उसका डोमेन होना चाहिए हो भी all real सकता है, नहीं भी हो सकता है। domain should be all real numbers.
देयर शुड बी नो लिमिटेशन, भाई x इतना नहीं पुट कर सकते। Why should there be a boundation on x? Y should be defined, well defined for all values of x. नहीं, तो रियलिस्टिक वेव तो तभी होगी ना जिसमें मतलब पूरी स्ट्रिंग में कोई भी x ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार जिसके लिए y डिफाइंड ना हो, तो x बिलोंग्स टू R। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपके सामने फंक्शंस लिखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा वेव फंक्शन हो सकता है। तो आपने चेक करना है एक तो ये कि वो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी वाली फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और दूसरा ये चेक करना है कि उसकी रेंज और डोमेन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। क्या मैं y इक्वल्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे फंक्शन को एक रियलिस्टिक वेव फंक्शन में यूज कर सकता हूं? इसका डोमेन के ऑल रियल नंबर्स है, क्या कोई एक्स ऐसा है जिसमें गड़बड़ हो जाएगी? तो you can put all values of x, you will get decent answer. What about y? y इसका 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो ठीक है ना, सुंदर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। y मैक्सिमम 1 हो सकता है जब एक्स स्क्वायर लीस्ट होगा, और y लीस्ट 0 हो सकता है जब एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना। तो इट इज अ पॉसिबल वेव फंक्शन। इस पॉसिबल वेव फंक्शन को अगर मैं राइट साइड में चलाना चाहता हूं, तो मैं अगर एक वेव फॉर्म लिखना चाहता हूं, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो दिस बिकम्स अ वेव फॉर्म traveling in positive x direction with velocity 3 units. कोई डाउट इसमें? एक बार वापस आते हैं जरा यहाँ पर और इसको ट्रेस करके देखते हैं। चलो इसको चला के देखते हैं इस वेव फॉर्म को कैसी दिखती है। तो y इक्वल्स 1/1 प्लस x माइनस, थोड़ा धीरे चलाएंगे तो 0.1 t स्क्वायर। टी को 0 से शुरू करते हैं और केवल राइट साइड की तरफ चलाएंगे और धीरे अभी भी नोट्स दिख रहे हैं। अभी दिख रहा है? हाँ सर। मैंने y इक्वल्स 1/1 प्लस एक्स माइनस 0.1 t होल स्क्वायर लिया हुआ है और फिलहाल t 0 है। तो फिलहाल t 0 है तो ये y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा है ये y इक्वल्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। और अब मैं इसको प्ले कर देता हूं तो ये ग्राफ मेरा राइट साइड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। बहुत ही धीरे चलाया मैंने, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको पॉज करते हैं और इसको जरा 0.5 करते हैं, थोड़ी तेज हो जाएगा। अब चलते हैं।
अब जरा ध्यान से सोचने की कोशिश करो, जो पीक से राइट साइड वाले पार्टिकल हैं क्या वो आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे थे? मैं दोबारा से इसको चलाता हूँ, देखना अब ध्यान से। पीक से राइट साइड वाले पार्टिकल पे ध्यान देना, क्या वो ऊपर को उठते दिख रहे हैं आपको? और पीक से लेफ्ट साइड वाले पार्टिकल नीचे को बैठते हुए दिख रहे हैं। और ये एक वेव पल्स कहलाती है। इस तरीके की वेव फॉर्म को हम वेव पल्स बोलते हैं। तो ये एक वेव पल्स है जो एक रूप में ट्रेवल कर रही है। हर एक पार्टिकल मैक्सिमम x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 तक जाता है और फिर वापस 0 को टेंड करना शुरू कर देता। तो राइट साइड वाले पार्टिकल ऊपर उठते जा रहे हैं, धीरे 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 वो पीक की तरफ जा रहे हैं। और जब वो y इक्वल टू 1 तक चले जाएंगे फिर वो वहां से वापस नीचे आना शुरू कर देंगे। अब स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सर एक छोटी स्ट्रिप दिख रही है ग्राफ की। छोटी सी स्ट्रिप दिख रही है केवल, ठीक है। मेरा अब हाँ इस सर। स्ट्रिप के बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर नजर रखना, इधर उधर रस्सी को पूरी को मत देखना, केवल इतने पार्ट पे नजर रखना। तो देखें आपको क्या दिखाई देगा। एक मिनट, मैं भी जरा देखना चाहता हूँ आपको कैसा दिख रहा था। मैं अपने मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ दूसरी तरफ से, जो आपका व्यू देखने के लिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, यस सर। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। इसके केवल मिड पॉइंट पे फोकस करें, केवल मिड पॉइंट पे, वो आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। जस्ट लुक एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रिप। सो इंडिविजुअल पॉइंट पे फोकस करें, वो ऊपर गया, ऊपर जाएगा और ये अब अपनी पीक तक पहुंच गया और वहां से उसने वापिस आना शुरू कर दिया। तो एज दिस पल्स passes थ्रू इट, this point goes up to the highest point and then goes back down, right? तो ये मैं ट्रांसवर्स वेव मोशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था इसके थ्रू। So let us come back to the original thing. तो ये आपकी, जब मैं इस तरीके की वेव इक्वेशन लिखता हूं तो इसको हम एक वेव पल्स बोलते हैं। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया इसको, सो दिस वेव पल्स ट्रेवल्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। और अगर वहां पे माइनस की जगह प्लस कर देता तो लेफ्ट साइड में चलना शुरू कर देती। y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, वो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। ठीक, कोई डाउट यहां तक? कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। लेट अस सी आप उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो सपोज एक अपने पास स्ट्रिंग है ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू।
अपने पास एक स्ट्रिंग है ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू, अ वेव पल्स गिवन बाय y measured in सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है y मीटर में ही ले लेते हैं, y in मीटर इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस सी एक्स माइनस डी टी होल स्क्वायर्ड propagates through it. Find the total kinetic energy of the string at any time instant t. तो एक वेव पल्स दी हुई है, आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है स्ट्रिंग की एट एनी इंस्टेंट टी। आपको 5 मिनट मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और आई नीड अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, तब तक आप इसको सॉल्व करो।
हाँ जी, एक आंसर आया मेरे पास, म्यू ए डी स्क्वायर ओवर बी सी स्क्वायर। और कोई? आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हाफ dm इंटू डेल वाई बाय डेल टी का होल स्क्वायर ओवर द इंटायर स्ट्रिंग माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस वुड बी द आंसर। ये सॉल्व करना है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे ही किया है अनिका? और dm को लिख सकते हैं म्यू टाइम्स dx, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। तो 1/2 बाहर लिख लेते हैं, म्यू बाहर लिख लेते हैं, डेल वाई बाय डेल टी, डेल वाई बाय डेल टी कितना हो जाएगा? तो सिंपलिसिटी के लिए मैं टी को 0 पुट कर लेता हूँ, बिकॉज सिमेट्री ऑफ द पल्स शोज की किसी भी टाइम पर निकाले ओवरऑल सिचुएशन तो सेम ही रहेगी। तो पहले डेल वाई बाय डेल टी निकाल लेते हैं। डेल वाई बाय डेल टी हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस डी टी होल स्क्वायर की पावर 2। मुझे भी लग रहा है बहुत बुरी सी इंटीग्रेशन आएगी यार, मैंने ऐसी डरावना सा सवाल दे दिया बिना सोचे समझे। तो विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया और साथ में एक ट्वाइस ऑफ सी एक्स माइनस डी टी इंटू माइनस डी भी आएगा, तो प्लस 2d हो जाएगा यहाँ पर। ऐसा ये ठीक है? डेल वाई बाय डेल टी की वैल्यू, इसमें टी को 0 पुट कर लेते हैं थोड़ी जिंदगी आसान रखने के लिए, और ये हो जाएगा हाफ म्यू इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर आ जाएगा तो 2 कैंसिल कर देता हूँ, ए बाहर लिख लेता हूँ, डी बाहर लिख लेता हूँ, टी को 0 पुट करूंगा तो एक सी बाहर आ जाएगा, मेरे पास बचेगा एक्स ओवर बी प्लस सी एक्स सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। ये ठीक है? सर इसमें t इक्वल टू 0 क्यों पुट किया? किसी भी टाइम पर निकालनी थी मेरे को, और मेरे को ये पता है कि ये पल्स ऐसी होगी, तो अगर मैं किसी टाइम टी पर देखूं या किसी दूसरे टाइम टी पर देखूं तो ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट होगी, बट ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी तो उतनी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं लग रहा है क्या? यस। तो किसी मर्जी टाइम पर निकालो, सेम ही आंसर आना चाहिए। आप टी को टी मेंटेन करके सॉल्व कर लेंगे तो भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब इसको आगे कुछ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए। तो b प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर मैं z पुट कर लूँ तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर टाइम्स 2x dx इज इक्वल टू dz। तो x टाइम्स dx की वैल्यू dz ओवर 2c स्क्वायर हो जाएगी, और मेरे पास ये इंटीग्रल बच जाएगा a c d म्यू
इंटीग्रल एक्स की जगह dz ओवर 2c² और नीचे हो जाएगा z², -∞ से +∞। ठीक है क्या? यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं? सर सही है। आगे क्या करें यार? ये तो 0 से आता दिख रहा है मेरे को, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? dz/z² का इंटीग्रेशन तो 1/z हो जाए। अच्छा नहीं, यहाँ पे -∞ से +∞ क्यों आएगा? चलो बाद में पुट कर लेंगे लिमिट्स को। तो ये हो जाएगा a c d म्यू, एक c कट जाएगा और नीचे 2c बच जाएगा और -1/z, और z की वैल्यू b + c² x², -∞ से +∞। क्या ये 0 ही आएगा क्या? अच्छा मैं स्क्वायर करना भूल गया क्या? मैंने del y/del t का स्क्वायर नहीं किया, तो इस सारी टर्म का स्क्वायर आना था। बहुत ही भयानक हो जाएगा यार ये तो। यहाँ तक गड़बड़ हो गई। लेट अस राइट इट अगेन। अनिका तुमने कर दिया था यार, ऐसे ही किया था या कुछ गलत किया है? तुमने तो आंसर भी बता दिया, ये μ/ad²/bc²। तो यहाँ थोड़ी सी गलती है अब भी, तो इसका स्क्वायर पुट करना था। तो 1/2 इंटीग्रल -∞ to +∞ dm को लिखा म्यू dx और del y/del t का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 4a² d², t को 0 पुट कर ले रहा हूँ, तो c² x² ओवर b + c² x² की पावर 4, ऐसा बन जाएगा। अभी ठीक है क्या? So this is 2a² d² c² म्यू, इंटीग्रल में बचेगा x² dx ओवर b + c² x² की पावर 4। मुझे तो डर लग रहा है इसको इंटीग्रेट करते हुए अब। मेरे बस की बात नहीं, इट विल बी वेरी बैड इंटीग्रेशन। x ranges from -∞ to +∞। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। पर वो क्वेश्चन में dt का क्या मतलब है? d अलग है और t अलग है। dt नहीं है वो, d एक पैरामीटर है, d × t है वो, dt नहीं है। अच्छा हाँ सर ठीक है। तो ये तो d और t तो अलग अलग है ना, d और t, वो तो मैं कॉन्स्टेंट्स लिख रहा था ना, ABCD। हाँ सर। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी, और मैं c² x² = b tan थीटा पुट कर लेता हूँ। होगा नहीं लेकिन यार ये इंटीग्रेट, मुझे कहीं से भी चांस नहीं लग रहा है, इसको इंटीग्रेट करते दिखता नहीं है मेरे को। आई डोंट थिंक ये मेरे डोमेन में आता है, ये वाला इंटीग्रेशन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आई एम स्ट्रक हियर, मुझे इससे आगे इंटीग्रेशन नहीं आती है इसकी, मैंने ऐसे ही बना दिया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आई डोंट थिंक सो इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे आगे।
ठीक है, आप लोग ट्राई करके देखना, नहीं तो नेट पे इंटीग्रेशन के लिए कैलकुलेटर्स आते हैं, वो शायद इसकी वैल्यू निकाल के दे दें आपको, तो हो सकता है ये कुछ इंटीग्रेट हो जाए आगे। तो ऐसा सा कुछ तरीका, मतलब दी आइडिया की मेथड आपको समझ में आना चाहिए कि हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो क्या करना है। हमने एक dx एलिमेंट लिया x डिस्टेंस पे, मतलब ये हमारी पल्स है, और इसमें x इज इक्वल टू 0 से x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का पार्टिकल लिया, और उसकी हमने वेलोसिटी देख ली कितनी है, और उसके बाद उस डिफरेंशियल एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी लिखी और उसकी समेशन कर दी पूरी स्ट्रिंग के लिए। सो दैट विल गिव द आंसर। और ये एक्सप्रेशन थोड़ा मैंने ज़्यादा डरावना बना दिया, तो वो नहीं निकल रहा अपने से। यहाँ तक जो लिखा है इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी वेव्स की। आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करेंगे हम। मेरी एक्चुअली बैक में एक स्प्रेन हुआ है, काफ़ी देर से तकलीफ दे रहा है, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा मैं। आप एक काम करेंगे, आप इस लेक्चर को एक बार रिवाइज करेंगे, और मैं एक लेक्चर आपके साथ और शेयर कर दूंगा SHM का आज, तो वो आपको थ्रू करना अपनी SHM की इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम वेव्स में आगे कंटिन्यू करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सर वो वाला पार्ट था ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ वेव, डो वाई बाई डो टी। सर आप ना उसमें कांस्टेंट एक्स पे क्यों ले रहे हैं? डी वाई बाई डी टी क्यों नहीं लिख रहे? एक पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहा हूँ ना, जब हाँ एक सर, पर्टिकुलर हाँ सर, वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो एक्स थोड़ा वेरी कर रहा है हमारा। हाँ सर, समझा। चलिए ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम, बाय बाय।